हे एवरीवन, बर्गर सिंह के लगभग 500 करोड़ बनाने से लेके इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट बर्गर चेन बनने तक की कहानी आपने कई यूट्यूब चैनल्स पे देखी और सुनी होगी। लेकिन बर्गर सिंह जैसा ब्रांड बनाकर आप बड़े ब्रांड्स को टक्कर कैसे दे सकते हैं, पूरे फ्रेमवर्क्स एंड स्ट्रैटेजी के साथ जानेंगे आज हम इस वीडियो में। पिछले 10 सालों में बर्गर सिंह इंडिया का लार्जेस्ट डोमेस्टिक बर्गर चेन बन के उभरा है with more than 180 outlets in 75 plus cities of India, generating annual revenue of more than 50 crore rupees last year. Celebrities like Ranvijay have made 10x profit from this company. And more than this, Burger Singh is a profitable brand. ये वीडियो बिल्डिंग अ ग्लोबल QSR ब्रांड की थर्ड वीडियो है, जहां पर हम डिफरेंट QSR ब्रांड्स के सक्सेसफुल स्ट्रैटेजीज एंड लेसन्स को डिस्कस करते हैं विथ डिफरेंट फ्रेमवर्क्स एंड डिफरेंट पॉइंटर्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि वो इस जगह पर आज कैसे पहुंचे, सो दैट वन डे पीपल लाइक मी एंड यू कैन बिल्ड अ ग्लोबल फूड एंड बेवरेजेस ब्रांड फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड। रोटी, कपड़ा और मकान हम सबकी बेसिक नीड्स होती है, इसलिए इन इंडस्ट्रीज में इतनी भीड़ होती है एंड ऑल्सो बिकॉज इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। बट विद दिस देयर इज अ वेरी डार्क साइड ऑफ इट। 85% ऑफ द रेस्टोरेंट्स पहले 5 साल में ही खत्म हो जाते हैं। करीब 1 से 1.5 साल लग जाते हैं किसी भी रेस्टोरेंट्स को नो प्रॉफिट और नो लॉस तक पहुंचने के लिए। एंड मोर देन 75% ऑफ द रेस्टोरेंट्स हु सर्वाइव्स बियॉन्ड 5 years fails to leave a mark in the society. McDonald's India were in loss till 2018. Even Burger King had a huge loss of 40 crore rupees in the last quarter. The famous chai chain Chayos made a huge loss of 95 crore rupees in financial year 23. In this world of startups, जहां पर लोग ये सारे प्रोसेसेस फॉलो करते हैं किसी प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए, स्टार्टिंग फ्रॉम आइडिया जनरेशन टू डेवलपिंग अ मिनिमम वायबल प्रोडक्ट and then going back to test in the market, reiterating it and then launching a final product. वहीं पर बर्गर सिंह के फाउंडर का totally different approach था. He believed in finding out the idea first, getting some experience in that field, either through internships or through full-time employment. Then go on to develop a minimum viable product, test that into market, reiterate it, and then follow the normal procedures which we discussed earlier. And with this principle and his unique way of capturing the Indian market, Burger Singh is beating even global giants like McDonald's in terms of market penetration and has become India's fastest growing and largest desi burger chain. So before moving on to next section, we have a disclaimer for you. Just not to get you bored, हम उनके पूरी जर्नी को 30 सेकंड में रैप अप करने की कोशिश करेंगे। Just to let you know some important insights of it. 2007 में मिस्टर कबीर यूके से MBA कर रहे हैं और साथ में कुछ पैसे कमाने के लिए वो वहां के एक लोकल बर्गर चेन में पार्ट टाइम काम किया करते थे एंड द होल स्टाफ यूज्ड टू गेट 1 burger each आफ्टर देयर शिफ्ट। एंड वहां के बर्गर का टेस्ट काफी फीका होने के कारण मिस्टर कबीर सिंह उन बर्गर्स में इंडियन स्पाइसेस को मिक्स किया करते थे एंड देन आल्सो ही स्टार्टेड टू शेयर इट विद हिज कलीग्स अराउंड हिम हु स्टार्टेड टू लव द टेस्ट ऑफ दिस इंडियन बर्गर। वहां के लोगों को ये फ्यूजन इतना ज्यादा पसंद आया कि उस रेस्टोरेंट चेन के ओनर ने अपने एक रेस्टोरेंट में इनका मेन्यू इंट्रोड्यूस किया एंड गेस व्हाट, कस्टमर्स जस्ट लव्ड इट। वहां के लोगों ने मिस्टर कबीर सिंह का नाम बर्गर सिंह रख दिया एंड दैट इज व्हेन द आइडिया ऑफ बर्गर सिंह वाज बोर्न। लोकलाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी भी कंपनी के उस एरिया में हिट होने के पीछे। उस समय इंडिया में लोग बर्गर पसंद कर रहे थे एंड मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड्स ने इंडिया में आकर लोगों को बर्गर के बारे में एजुकेट कर दिया था एंड उनके मैक आलू टिक्की के सक्सेसफुल होने के बाद ये तो प्रूफ हो गया था कि पीपल ऑफ इंडिया वेर लविंग दिस लोकल फ्यूजन एंड सीइंग दिस मार्केट पोटेंशियल। मिस्टर कबीर सिंह along with his friend, जिन्हें ऑपरेशंस में काफी अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, as he worked in companies like KFC, Pizza Hut, etc. They both started the company Burger Singh in 2014. Now let's see the whole case study summarized into these 4 factors. और उसके बाद हम प्रॉपर फ्रेमवर्क एंड एक फ्लो देखेंगे टू एनालाइज, फाइंड गैप एंड डोमिनेट इन द इंडस्ट्री एज टॉट इन आवर बी स्कूल्स। स्टार्टिंग विद द प्रोडक्ट, एक चीज तो शुरू से बहुत ही क्लियर थी कि उन्हें कम्पीट नहीं डिफरेंशिएट करना है एंड द फ्रेमवर्क फॉर दिस विल बी शेयर्ड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एज वेल। उन्हें पता था कि इस बिजनेस में घुसने का सही तरीका मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग जैसे ब्रांड से कम्पीट करके नहीं होगा, क्योंकि
वो फिर रेड ओशन में ऑपरेट करेंगे, यानी कि एक ऐसा ओशन, एक ऐसी भीड़ जहां पे टेंस एंड थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज compete करती हैं फॉर स्मॉल पाई ऑफ मार्केट शेयर विदाउट हैविंग मच डिफरेंशिएशन एंड मच यूनिकनेस। फॉर एग्जांपल टाटा 1mg एंड फार्मेसी, नेटमिंट्स, ये सारी एक ही इंडस्ट्री में compete कर रही हैं। जियो हो गया, एयरटेल हो गया, दे बोथ आर competing in वन सिंगल इंडस्ट्री। सो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में डिफरेंशिएट करने के लिए उन्होंने इन 3 चीजों पर फोकस किया। पहला था प्रोडक्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी। सी वी ऑल नो कि इंडियन कंज्यूमर्स हमेशा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी की तरफ जाते हैं। उन्होंने अपने रिसर्च पर अच्छा खासा टाइम लिया ताकि उन्हें बेस्ट प्राइस पर बेस्ट क्वालिटी एंड बेस्ट सप्लायर मिल सके। शुरुआत में वो लोगों को देसी प्रीमियम गॉर्मेट बर्गर्स सर्व करना चाहते थे, एंड ऑल्सो एज ए फिगर्ड आउट कि मैकडॉनल्ड्स जैसे ब्रांड में सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट उनका मैक आलू टिक्की बर्गर है। सो ही वाज क्लियर एट दिस पॉइंट कि उन्हें देसी बर्गर साइड में जाना है, एंड दिस इज द रीजन व्हाई ही डबल्ड हिज एनर्जी ऑन द देसी साइड। सो कमिंग बैक, थोड़े समय के बाद उन्हें रियलाइज हुआ कि अपने देश के लोगों को कोई फैंसी या कोई लाइट बर्गर नहीं चाहिए, बल्कि सस्ती, टेस्टी, अच्छी और हेवी बर्गर्स चाहिए, जिससे कि उनका एक बर्गर में ही पेट भर जाए। फॉर एग्जाम्पल, पुणे में एक ब्रांड है कॉल्ड बर्गर सिंस 1989। वो बस 150 रुपए के अंदर एक हेवी सा फुलफिलिंग बर्गर देते हैं, एंड दिस इज व्हाई देयर बर्गर्स आर सोल्ड मोर देन मैकडॉनल्ड्स इन पुणे। एंड क्योंकि वो लोग ये चाह रहे थे कि उनका कम पैसे में ही पेट भर जाए, मतलब कि अगर एक बर्गर खाएं तो एक बर्गर से ही पेट भर जाए, और साथ में 2 बार बर्गर फिर से ऑर्डर करने के पैसे भी ना लगे। एंड ऑल्सो दिस इज द रीजन व्हाई चिकन व्हॉपर्स आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट ऑफ बर्गर किंग। इसीलिए उन्होंने अपने बर्गर को 20% बड़ा किया, एंड इसके पीछे उनका मकसद काफी सिंपल था कि लोग बस एक बर्गर से ही अपना पेट भर पाए। लेकिन जैसा कि हमने पीछे देखा कि इंडियन लोग वैल्यू फॉर मनी सीख करते हैं, दैट मीन्स कि वो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी सीख करते हैं। दैट मीन्स कि इंडियन लोगों को क्वांटिटी तो चाहिए, उसी पैसे में उन्हें क्वालिटी भी चाहिए। एंड 2014 में जब स्विगी एंड जोमैटो नहीं थे और जो 20 मिनट की डिलीवरी नहीं कर रहे थे, उस समय उन्होंने फूड डिलीवरी पे स्पेसिफिकली फोकस किया, एंड उन्होंने फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ मिलके मॉइस्चर बैरियर्स पे काम किया ताकि बर्गर के फीलिंग्स डिलीवरी के समय में लोअर बर्न्स पर गिरकर बर्गर खाने का एक्सपीरियंस ना खराब कर दें, एंड इन टर्न बर्गर सिंह अपना रिपीट ऑर्डर्स को लूज ना कर दें। सेकेंड थिंग जो अंडर प्रोडक्ट फैक्टर उन्होंने क्रैक किया था वो था सॉलिड स्टैंडर्डाइजेशन एंड गुड सप्लायर्स। आप जितने भी QSR ब्रांड्स को देखोगे, जिन्होंने ग्लोबली QSR मार्केट को क्रैक किया है, तो आप पाओगे कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग SOPs, मतलब कि बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैज बीन द ओनली की फैक्टर टू क्रैक द QSR इंडस्ट्री, बिकॉज QSR बिजनेस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द फैमिली रन रेस्टोरेंट। एज फैमिली रन रेस्टोरेंट में बस 2 से 3 आउटलेट से ऑपरेट करने होते हैं, एंड बहुत सारे डिशेस होते हैं। While in QSR business, there are hundred of stores जो कि एक ब्रांड के अंदर ऑपरेट होते हैं, and for them to perform better, उन्हें हर चीज में कंसिस्टेंसी बनाई रखनी होती है। एज लोग वहाँ ब्रांड के नाम से खाने आते हैं, वहाँ के डिश को लेके नहीं। कोई ये नहीं कहे कि इस वाले मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खाने जाना है या उस वाले बर्गर किंग का बर्गर खाने जाना है। एवरीवन विल से कि मुझे मैकडॉनल्ड्स में खाने जाना है, चाहे जहां भी हो। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी QSR ब्रांड टू मेंटेन अ हाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एंड अगर एक आउटलेट में भी कस्टमर का एक्सपीरियंस खराब हुआ तो वो उस ब्रांड के बाकी सारे आउटलेट्स के सेल्स पे भी अफेक्ट करता है। एंड क्योंकि इन सारे स्टोर्स में कुछ भी ऑन द स्पॉट नहीं बनता, इसीलिए इसे हम एक असेंबली लाइन बिजनेस भी कह सकते हैं। एज मोस्ट ऑफ द फूड्स पहले से ही एक सेंट्रल किचन में बनाकर रेडी किया जाता है और उसे फ्रोजन फॉर्म में अपने डिफरेंट आउटलेट्स पे भेज दिया जाता है, जहां पर किसी भी आउटलेट में किसी डिश को बनाने के लिए मोस्टली उन डिशेस को असेंबल करना होता है। इसीलिए प्रॉपर एक्सिक्यूशन एंड सही लोगों की हायरिंग सारे गेम को चेंज कर देता है। एंड इसीलिए बर्गर सिंह अपने सारे स्टोर्स के लिए सारे रॉ मटेरियल्स कुछ चुनिंदा जगहों से ही आउटसोर्स करते हैं। एंड तीसरी चीज जो प्रोडक्ट सेक्शन के अंदर मिस्टर कबीर ने क्रैक किया वो थी अपने मेन्यू में सही वैरायटीज। बीइंग एन इंडियन एंड अ बिजनेस ग्रेड, ही न्यू कि पीपल लव वैरायटीज एंड ऑप्शंस एंड डिफरेंट वैरायटीज, मतलब कि जो लोग वहां खाएंगे वो एक न एक बार तो डिफरेंट ऑप्शंस ट्राई करेंगे, या फिर एटलीस्ट वो उस प्रोडक्ट का बेस वेरिएंट ट्राई करेंगे। एंड एक बार किसी ने अगर बेसिक वर्जन ऑफ लेट्स से कि एक बर्गर का बेसिक वर्जन ट्राई कर लिया, देन वो उन्हें बाकी वैरायटीज भी अपसेल करके रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ा सकते हैं।
बर्गर सिंह को एक देसी बर्गर चेन के रूप में स्टैब्लिश एंड पोजीशन करने के लिए मिस्टर कबीर ने 28 डिफरेंट देसी बर्गर वेरिएंट्स लॉन्च किए और ये 28 वेरिएंट्स इंडिया के 28 डिफरेंट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड इफ यू सी उनके आइटम नेम्स इतने क्वर्की होते हैं कि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स उन्हें एक न एक बार ट्राई करने की जरूर सोचता है। इन सभी चीजों के बीच उन्होंने मेन्यू इंजीनियरिंग को क्रैक किया, जिसके बारे में हम इस सेकेंड पी के अंदर जानेंगे, which stands for pricing। जब बर्गर सिंह की शुरुआत हुई थी तो द फाउंडर थॉट कि उनका मोट उनकी डिलीवरी सर्विस है, एज उस समय में जोमेटो एंड स्विगी की 20 मिनट की डिलीवरी सर्विस नहीं अवेलेबल थी और इसीलिए बर्गर सिंह अपने एक बर्गर के लिए 350 रुपए चार्ज करता था, विच अगेन पुट देम इन द रेस ऑफ गेनिंग अ पाई ऑफ द मार्केट शेयर फ्रॉम द चेन्स लाइक मैकडॉनल्ड्स, बर्गर किंग एटसेट्रा। वो एक अफोर्डेबल बर्गर ब्रांड तो बिल्कुल नहीं थे, पर वो इस प्राइस पॉइंट पर इंडिया के मास कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना तो छोड़िए, वो प्रीमियम कस्टमर्स भी नहीं ला पा रहे थे। एज प्रीमियम कस्टमर्स के लिए ब्रांड मैटर करता है एंड उसके लिए बहुत सारे ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में ऑपरेट कर रही थी जो सालों से अपना ब्रांड बिल्ड कर चुकी थी। एंड साथ ही साथ कुछ दिनों के बाद जोमेटो और स्विगी ने इनके डिलीवरी वाले मोड को भी तोड़ दिया एंड नाउ दे वर लेफ्ट just with a desi tag and their menu as their mode. So now they had to identify a totally new zone. I mean new USP to attract people and become a known brand at the same. क्योंकि बिजनेस की दुनिया में कहा जाता है कि प्रोडक्ट कैन डाई बट ब्रांड कैन सर्वाइव फॉर मिलियन ईयर्स। सो यही वो समय था जब बर्गर सिंह ने अपने आप को पिवट किया फ्रॉम अ प्रीमियम टू अफोर्डेबल ब्रांड इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट मासेस। See, they had quality under control. Experience that they provided were really great. The only thing that they lacked was pricing. And this is why they started charging 8% less for 20% bigger burgers. And this they communicated in each of their communications, which attracted a lot of customers like me and you. और क्योंकि अब उनका टारगेट मासेस थे, इसीलिए दे स्टार्टेड चेंजिंग देयर ब्रांड कम्युनिकेशंस। उन्होंने कई सारे चीपर ऑप्शंस अवेलेबल करवाना शुरू किया एंड इवन दे लॉन्च्ड कैंपेन्स लाइक 39 रुपए का बर्गर एट 1 रुपए में कॉम्प्लीमेंट्री फ्राइज पाओ इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट द टारगेट कस्टमर्स। और एक बार अगर कोई उनके स्टोर में आया तो वो उन्हें और सारे प्रोडक्ट्स को अपसेल करके रेवेन्यू पर कस्टमर बढ़ा सकते थे। अगर आपने हमारे इस सीरीज के पिछले वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हाउ मैकडॉनल्ड्स एंड ज़ोरको हैव मास्टर्ड मेन्यू इंजीनियरिंग इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग एंड मार्जिन्स। एंड अगर आपने नहीं देखा तो लेट्स अंडरस्टैंड इट वेरी क्विकली। सपोज 4 क्वाड्रेंट्स हैं जो 2 एक्सिस एक्स एंड वाई पे सिचुएटेड है। वन एक्सिस रिप्रेजेंट्स प्राइस एंड द अनदर रिप्रेजेंट्स मार्जिन एंड ईच ऑफ द एंड्स रिप्रेजेंट्स the scale from high to low. So lower margin और lower priced products customers को attract करने के लिए होते हैं and higher margin and higher priced products, for example combos जो हम देखते हैं सारे brands हमें बेचा करते हैं, that is to increase the profit margin. So coming back, this pivot opened a door for Burger King to a totally new market, जहां पर brands like McDonald's और Burger King ने कभी फोकस ही नहीं किया। और यहीं पे इनकी स्ट्रैटेजी की थर्ड पी आती है and that is the place at which they operate. Most bigger brands like Pizza Hut, Domino's, Burger King, McDonald's, etc. focuses on tier 1 cities, but Burger King wanted to do exactly opposite. Their major focus was the people from tier 2 and tier 3 cities. Now let's look at these stats. बर्गर सिंह के बस 35% आउटलेट्स टायर 1 सिटीज में हैं, बाकी 42% टायर 2 एंड 23% टायर 3 सिटीज में हैं। मतलब कि 2/3 of their total stores are situated in tier 2 and tier 3 cities, which again exactly align with their pricing strategies and thus makes them an affordable and quality desi burger chain. See, there is a reason to focus on this tier 2 and tier 3 cities. And according to me, this is a very great move. Tier 1 cities में normally brands भरे पड़े होते हैं and वहाँ पे लोगों के पास पैसे भी हैं और बहुत सारे options भी। So rather than focusing on acquiring the customers from tier 1 cities, Mr. Kabir Singh focused on tier 2 and tier 3 cities, and that really makes sense क्योंकि tier 2 and tier 3 cities का फ्यूचर में जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा वैसे वैसे उनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी मतलब पॉकेट साइज भी बढ़ेगी। एंड एज पर हिज डेटा इट वाज क्लियर दैट टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज के लोग किसी भी नई चीज को जल्दी अडॉप्ट कर लेते हैं
एंड विद दिस वी रीच टू आवर फोर्थ पी, जो कि है प्रमोशन। द इनसाइट इज प्रीटी सिंपल। वो महंगी मार्केटिंग पे कभी खर्च नहीं करते। बर्गर सिंह की मेजर जनता टायर 2 एंड टायर 3 सिटीज में सिचुएटेड है, जहां पर उनकी क्वालिटी उनके वर्ड ऑफ माउथ प्रमोशन का कारण बनती है। एंड टू रीच टू न्यू कस्टमर्स they focus on digital marketing, especially on UGC marketing, मतलब कि user generated content marketing, and this kind of marketing creates a sense of credibility and trust among the people. इनका फंडा काफी सिंपल है कि इन स्टोर मार्केटिंग हम संभाल लेंगे और आउट ऑफ स्टोर मार्केटिंग के लिए वो फ्रेंचाइजी ओनर के साथ मिलके उस पर्टिकुलर एरिया के लिए कैंपेन्स डिजाइन करते हैं एंड उसे एग्जीक्यूट करते हैं। Now just imagine the level of localization in this company. And since Mr. Kabir is firm believer of efficiency, spend less and get more की communication Burger Singh के most of the campaigns में दिख जाती है। Burger Singh can easily be seen doing unconventional market at many of the times. Like for example, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो Burger Singh launched a coupon code named FPARK20. Now imagine what does this word means. So उस समय Burger Singh got very popular. It received love from many people and they were criticized at the same time for this campaign. अब publicity negative हो या positive, लोगों ने इनके बारे में डिस्कस किया and this is what is called unconventional marketing. मतलब कि कम खर्चे में ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करो and let people start discussing about it. हमने unconventional पर एक पूरी सीरीज चालू की है, आप इस वीडियो के बाद प्लीज उसे जाके देख लीजिएगा। एंड ऑल्सो हमने रामेश्वरम कैफे की मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में पूरे 2 महीने लगा के रिसर्च करके वीडियो बनाई है, तो वो भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आपको जब टाइम मिले तो उसे देख लीजिएगा। एंड इन सभी का लिंक आपको आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड द नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पी फैक्टर्स, और यू कैन से द मेन पिलर ऑन विच बर्गर सिंह इज बिल्ट, एंड दैट इज पीपल। देयर आर 3 core levels on which this factor depends on. Number 1, franchisee success team. Number 2, franchisee itself. And number 3, people working inside the store. किसी भी एक फ्रेंचाइजी सक्सेस टीम के अंदर 4 से 5 स्टोर्स दिए होते हैं जिन्हें सक्सेस करवाना उनका काम होता है एंड देयर इंसेंटिव रिलाइज ऑन द सक्सेस ऑफ दिस 4 to 5 स्टोर्स ओनली। अब वो क्योंकि फ्रेंचाइजीज के लिए इतना मेहनत करते हैं तो फ्रेंचाइजीज चूज करने के लिए उनके पास डिफरेंट स्ट्रिक्ट क्राइटेरियाज होते हैं। लाइक वो कोई अमीर घर का नहीं होना चाहिए ताकि आउटलेट रन करने वाले के लिए वो एक साइड हसल ना हो बल्कि एक फुल टाइम रेवेन्यू जनरेटिंग बिजनेस हो। फ्रेंचाइजी स्टोर एप्लीकेंट के क्रेडिट वर्दीनेस एंड फाइनेंशियल हेल्थ का बेसिक चेक किया जाता है टू मेक श्योर कि ही हैज द सफिशिएंट फंड्स टू रन दिस स्टोर फॉर नेक्स्ट 2 months विदाउट प्रॉफिट। दे चूज समवन जो यंग हो, डायनेमिक हो या फिर एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट का हो एंड साथ में लो फ्रेंचाइजी कॉस्ट और लो सेटअप कॉस्ट के कारण दे गेट अ गुड नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी एप्लीकेंट्स। एंड ऑल्सो टू मेक श्योर कि फ्रेंचाइजी सक्सेसफुल हो, बर्गर सिंह अपने डेटाबेस के हिसाब से जगह खुद सेलेक्ट करके फ्रेंचाइजीज को ऑप्शन देती है उसको चूज करने का। सो कीपिंग द फ्रेंचाइजी फी लो एंड वर्किंग हार्ड ऑन ब्रांड बिल्डिंग and focusing on improving the customer's experience qualifies them to earn 8% royalty of the total revenue generated from the stores every year. And this creates a win-win situation for both the parties. And for the people working in stores, Burger Singh focuses on tech-savvy and multi-skilled people, जिनकी hiring भी वो खुद करते हैं. And this makes sure उनका outlet बस 5 से 6 लोगों पर ही operate हो जाए, saving thousands of rupees every month. There is lot more things to learn from them and other QSR chains. In 7 P's of marketing को अच्छे से align करके they were able to build the brand called Burger Singh. And if you wonder कि ये 2 P's physical evidence and process कहाँ गए, so that was covered under the product section of this video. First of all, I thank you all कि आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा and we are able to create some value in someone's life. So now it's our turn to show step by step process and frameworks जो हमें MBA में सीखने को मिलते हैं. So to keep it simple, हम बिजनेस को 3 स्टेजेस में डिवाइड करते हैं. Number 1, product development. Number 2, expansion. And number 3, maturity and decline. So talking about product development, इसके 6 स्टेजेस होते हैं. Starting from idea, research, development, test, analysis and then finally launch. आइडिया खुद से चीजों को सही से ऑब्जर्व करके क्रिएट कर सकते हो, लेकिन एक प्रिंसिपल जो हमेशा सारे एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो करना चाहिए जो है
कि सॉल्व दैट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द कस्टमर जो वो खुद से सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे स्टे फ्री एंड विस्पर्स पैड के प्रॉब्लम को सॉल्व किया एंड पैड के लैब्स ने पैड डिस्पोजल के प्रॉब्लम को सॉल्व किया। फिर रिसर्च स्टेज पे आपको इन फैक्टर्स पर काम करना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम एनालाइजिंग द मार्केट साइज, ग्रोथ ऑफ द इंडस्ट्री एवरी ईयर, कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस, SWOT एनालिसिस, पेस्टल एनालिसिस एंड परसेप्चुअल मैपिंग। फिर उसके बाद इस रिसर्च को एनालाइज करके STP एनालिसिस यानी कि सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग एनालिसिस, एंड देन 4P फॉर प्रोडक्ट्स लाइक विस्पर्स, स्टे फ्री, एंड 7P फॉर सर्विसेज लाइक डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सर्विसेज यूज करके आप एक रफ GTM मतलब कि गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी बना लो। एंड आप STP एनालिसिस और 4P या 7P एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए पोर्टर्स जेनेरिक स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क का भी यूज कर सकते हो। फिर MVP डेवलप करके यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट डेवलप करके मार्केट में थोड़े से लोगों के साथ टेस्टिंग करनी चाहिए एंड दैट इज कॉल्ड टेस्ट मार्केटिंग। एंड उसको एनालाइज करके ये प्रोडक्ट को रीआइट्रेट करना चाहिए एज पर द कस्टमर्स रिव्यूज एंड द फीडबैक्स। एंड जब सब कुछ सही हो जाए एंड जब आपको लगे मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड हैं, तो फाइनली लॉन्च दैट प्रोडक्ट इन द मार्केट। फिर उसके बाद अगला स्टेप होता है एक्सपेंशन। आप स्टोर के एक्सपेंशन के लिए ये सारे मॉडल्स यूज कर सकते हैं। नंबर 1 कोको मॉडल मतलब कि कंपनी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। नंबर 2 फोको मॉडल मतलब कि फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड कंपनी ऑपरेटेड। एंड नंबर 3 फोफो मॉडल मतलब कि फ्रेंचाइजी ओन्ड एंड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड मॉडल। और साथ में एंसॉफ मैट्रिक्स का यूज करके आप ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपके इस एक्सपेंशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी। फिर एक समय आएगा जब आपका बिजनेस या फिर प्रोडक्ट मैच्योरिटी या फिर डिक्लाइन स्टेज पे आ जाएगा। उसके लिए आप या तो फिर से स्टेज 1 पे जा सकते हैं, मतलब कि फिर से आप प्रोडक्ट के रीडेवलपमेंट पे फोकस कर सकते हैं, या फिर उस प्रोडक्ट को विड्रॉ कर सकते हैं। एंड इन सारी फ्रेमवर्क्स को डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में जानेंगे, अगर इस सीरीज के इन वीडियोस पे अच्छा रिस्पॉन्स आया तो। एंड आज के लिए इतना ही। आई रियली थैंक यू फॉर लिसनिंग टू अस वेरी पेशेंटली। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। इफ वी वर एबल टू डू सो, प्लीज लीव योर रिव्यूज इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड see you in the next video. Till then, please take care.